नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने 3 महीने से लेके 3 साल बच्चे के अंदर ऑटिज़्म के किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं और उसके इंटरनल मिथ्स क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हमारे बच्चे में ऑटिज़्म के रेड फ्लैग्स है या ऑन पेपर बच्चे को ऑटिज़्म दिया है, तो एज़ अ पेरेंट हम ऑटिज़्म के साथ किस तरह से डील करें ताकि इस मुसीबत को बच्चों से ज़िंदगी से दूर किया जा सके। देखिए दोस्तों, ऑटिज़्म में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें कई सारी स्पेशलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मेडिकल स्पेशलिटी, नॉन मेडिकल स्पेशलिटी, अलाइड हेल्थ केयर स्पेशलिटी। तो इसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स अर्ली स्टेज में है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि बच्चे को एग्ज़ैक्टली किसके पास लेके जाए और उनसे क्या-क्या एक्सपेक्टेशन रखें। तो ये एक मेन वजह है कि हमारे देश में कई सारे बच्चों की थेरेपी में थोड़ी जो अर्ली स्टेज पे जो गड़बड़ी है, ये एक मेन रीज़न है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब किसके पास लेके जाना है। हमारे बच्चे की थेरेपी सही चले या गलत, ये भी हमें पता नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तो कई सारे बच्चों का ऐसा होता है कि 1 या 2 साल हो गए, कुछ बच्चों के तो 3-3 4-4 साल हो जाते हैं। फिर उन बाद में पेरेंट्स को पता लगता है कि हाँ, हम लोगों ने इतना तो थेरेपी किया, लेकिन हमें उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चों को एक सही थेरेपी भी मिली है। तो इसके पीछे की वजह भी जानना ज़रूरी है कि बहुत कम बच्चों को सही थेरेपी क्यों मिली है और मोस्ट ऑफ बच्चों के पेरेंट्स थेरेपी से लेके इतना नाराज़ क्यों हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो मैं पेरेंट के नज़रिए से बना रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और कौन से स्पेशलिटीज़ का क्या-क्या रोल रहता है, इसे थोड़ा शॉर्ट में भी बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ बाबा, कि किस एक्सपर्ट के पास जाना है बच्चे को लेके और किस एक्सपर्ट से बचना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथी की। तो एलोपैथी में आता है पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। अब हमारे देश में कैसा होता है कि बच्चे से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू हो तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चा पीडियाट्रिशियन को लगे कि बच्चे में कुछ बिहेवियरल या फिर डेवलपमेंटल इश्यू दिख रहे हैं, तो वो आगे चल के डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को रेफर करता है। अगर पीडियाट्रिशियन को लगे कि बच्चे में अदर मेडिकल कंडीशन भी है, जैसे कि मिर्गी का कोई कंडीशन है या फिजिकल डिसेबिलिटी का, तो उस हिसाब से वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करते हैं। ये डिपेंड रहता है पीडियाट्रिशियन के पास कि बच्चे में किस तरह के क्या इश्यू है, तो वो पेरेंट को आगे गाइड करता है कि आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अब बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट की। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के कई सारे हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट को अपने शायद कुछ पेरेंट्स को इसका अंदाजा होगा कि जो डिसेबल सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें साइकियाट्रिस्ट का काफ़ी रोल रहता है। यानी कि बच्चे के जो सारे डायग्नोस होते हैं वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में साइकियाट्रिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों का काफ़ी रोल रहता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एलोपैथी में सिर्फ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है जो ऑन पेपर बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं ये डायग्नोस लिख के देते हैं। अब ये रहा एलोपैथी का इन्फॉर्मेशन दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो भी डॉक्टर्स है पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, ये ऑटिज्म बच्चे को किसी तरह की कोई थेरेपी नहीं देते हैं, ना ही ये कोई ऑटिज्म मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब दूसरी बात करता हूँ दोस्तों नॉन मेडिकल स्पेशलिटी का, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, शैडो टीचर, रिमेडियल टीचर, इन सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कई सारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग फील्ड में भी काम करते हैं, जैसे कोई फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है तो कोई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होता है, इस हिसाब से होता है। आमतौर पे साइकोलॉजी से आरसीआई रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका शायद आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद ये 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ दोस्तों स्पेशल एजुकेटर का। तो स्पेशल एजुकेटर में भी कई सारे इंटरनल टाइप्स होते हैं दोस्तों। कुछ स्पेशल एजुकेटर एलडी में करते हैं जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, तो कुछ आईडी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो कुछ वीआई में विजुअल इम्पेयर इस कदर। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेशल एजुकेटर सिर्फ उसी स्पेसिफिक बच्चों को ही देखेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पेशल एजुकेटर नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों को भी पढ़ाने का काम करते हैं। स्पेशल एजुकेटर में भी बीएड एंड डीएड, जैसे नॉर्मल एजुकेटर में भी बीएड डीएड होता है, उस तरह के स्पेशल एजुकेटर में भी बीएड और डीएड होते हैं, और ये भी मोस्ट ऑफ आरसीआई ही रजिस्टर्ड होते हैं। अभी आज हाल ही में मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे स्पेशल एजुकेशन के कोर्स है जो आप ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप शायद 10th या 12th ज़्यादा से ज़्यादा 12 की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है, जो शायद 6 महीने से लेके 1 साल का कोर्स रहता है। ये हो गया 2, और तीसरी सबसे ज़रूरी बात शैडो टीचर की। अब बात करते हैं शैडो टीचर की, तो कई सारे स्कूल में शैडो टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। कई सारे बच्चों को शैडो टीचर की वजह से एडमिशन भी नहीं दिया जाता है। शैडो टीचर कोर्स करने के लिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 से 10,000 के बीच में ही लगता है और शायद ये एक या 2 महीने का ही कोर्स रहता है। तो अब इसे कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। ये हो गया दोस्तों, अभी मैंने बात की नॉन मेडिकल स्पेशलिटी में, जिसमें मैंने साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, शैडो टीचर की बात की है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी पर्सन या कोई भी स्पेशलिटी ऑटिज्म बच्चों को थेरेपी नहीं देता है, ना ही ये ऑटिज्म के एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं ज़रूरी मुद्दे पर आता हूँ, वो है थेरेपी क्या बोलते हैं, यानी कि थेरेपिस्ट। ये एक वही पॉइंट है जिसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स कंफ्यूजन होते हैं कि एग्जैक्टली थेरेपिस्ट कौन होता है और उसको कैसे सही तरीके से पहचाने। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कई तरह के थेरेपिस्ट है अवेलेबल अभी, तो इसकी वजह से पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली इस ऑटिज्म बच्चे के लिए सही थेरेपिस्ट कौन सा है। तो मैं थेरेपिस्ट का अभी आपको थोड़ा सा ब्यौरा देता हूँ। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिर आता है एबीए थेरेपिस्ट, फिर आता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट। ये 5 टाइप्स आते हैं। इसके अलावा भी ऑटिज्म थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, ऑटिज्म इंटरवेंशनिस्ट, ऑटिज्म साइंटिस्ट वगैरह, ऐसे कोई भी अपने आप को नाम लगा के एज कुछ भी प्रेजेंट करता है, तो थोड़ा इनसे दूर ही रहिए। अब मैं बात करता हूँ इस जो मैंने अभी 5 थेरेपिस्ट की बात की है, ओटी, पीटी, स्पीच, एबीए एंड सीबीटी। तो मैं इसमें से सिर्फ एबीए एंड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट की अभी बात करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, एबीए कई सारे देशों में थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। अगर कोई पर्सन है जो मेरे फैमिली से या मेरे दोस्त से और जिसका स्पेशल बच्चा है, तो मैं उसे क्लियरली बोलूंगा कि तू फिलहाल एबीए के पास मत जा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने एबीए थेरेपी किया है और जिसका रिजल्ट थोड़ा सा भयानक ही है। तो मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका एक अलग से मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि एक एबीए का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होता है, उनसे क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है और फायदे और नुकसान क्या है। अब दूसरा रहा सवाल सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट। ये दोस्तों आप आसानी से कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगती है। आप अगर किसी फील्ड से ग्रेजुएशन हो तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ये कोर्स कर सकते हो, जिसकी फीस एक अराउंड 12,000 से लेकर 30,000 के बीच रहती है। जहाँ पे एक रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं जो हफ्ते में शायद आपको 2 से 3 बार अटेंड करने पड़ते हैं। कई सारे अगर स्पेशल बच्चों के जो ग्रुप्स होते हैं, अगर वहाँ पे मैसेज डालोगे ना आप कि मुझे थेरेपिस्ट बनना है, तो आपको ये कोर्स तुरंत आसानी से दिख जाएगा। हाँ बाबा, ये इस तरह के थेरेपिस्ट आप बन सकते हो। आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा कि दे आर थेरेपिस्ट, वो एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट है। तो वो आपको ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो थेरेपिस्ट जो है उसने कोर्स कहाँ से किया है, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है दोस्तों। अब मैं आता हूँ रियल थेरेपी पे, जिसमें यानी कि एक ऐसी थेरेपी जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऑटिज्म बच्चे को ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता है। ऑटिज्म बच्चे को थेरेपी देने के लिए एनाटमी मेडिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, इसकी वजह से बच्चे किसी के भी हाथ में जाता है तो अर्ली स्टेज में बहुत दिक्कतें आती है। अगर मैं थेरेपिस्ट की बात करूँ तो उसमें 2 तरह के थेरेपिस्ट आते हैं। एक आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दूसरा आता है फिजियोथेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट दोस्तों इस कैटेगरी में नहीं आता है। स्पीच थेरेपिस्ट का अपना अलग ही रहता है, यानी कि उसका एक एडमिशन प्रोसेस अलग रहता है और उसका एक कोर्स ड्यूरेशन भी अलग रहता है। देखिए दोस्तों, स्पीच थेरेपी को भी लेके हमारे देश में काफ़ी हद तक बहुत गड़बड़ी चलती है। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में कि स्पीच थेरेपी की जो डिग्री होती है उसे बीए एसएलपी कहा जाता है। बीए एसएलपी या फिर बीएससी एसएलपी कहा जाता है। कई सारे लोग अपने आप को एज अ स्पीच थेरेपिस्ट प्रेजेंट करते हैं, जो कि वो एक्चुअली बीए एसएलपी होते नहीं हैं और इसका काफ़ी नुकसान बच्चों को भी होता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जिन्होंने 1.5 2 साल तक स्पीच थेरेपी की है, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, या कुछ बच्चों के लिए तो रिजल्ट मिला ही नहीं है। तो उसके पीछे ये भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मैं उसका एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊँगा। अब मैं आता हूँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। ये 2 मेडिकल स्पेशलिटी होती है जो प्रॉपर डॉक्टर्स ही होते हैं। इसके बारे में हमें बहुत कम पता होता है। दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, इसमें से भी कौन सी मेडिकल स्पेशलिटी ऑटिज्म बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, इसके बारे में जानने के लिए मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि सिर्फ एक ओटी सिलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। तो ओटी सिलेक्ट करने के बाद उसके अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, उसका अदर क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने कई बार देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा कि कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो बच्चे को 2-2 3-3 साल तक ओटी कराया, फिर भी हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूं कि ऑटिज्म बच्चों के साथ डील करना ये इतना आसान नहीं है।
कई सारे पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट पे मैंने देखा है कि लोग आते हैं ऑटिज्म के बारे में बातें करते हैं, उनके डेफिनेशन बताते हैं या फिर उन्हें कैसे मैनेज वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जबकि उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो थेरेपिस्ट से नहीं जुड़ा होता है। तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के लिए कि किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन समझ के पॉडकास्ट पे बताना एक अलग बात होता है और एक्चुअल बच्चों को देख के उसके साथ डील करना एक अलग बात होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऑटिज्म बच्चों से डील करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, मेन चीज़ ये है कि एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस के साथ एक्सपर्टीज़ भी होना ज़रूरी है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर पेरेंट्स हम लोग किसी स्पेशलिस्ट को ढूँढ रहे हैं, तो उसका क्या-क्या क्राइटेरिया हम लोग रखेंगे, तो उस हिसाब से हमें भी पता चलेगा कि हाँ, कि हमारे बच्चे की थेरेपी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। दोस्तों याद रखिए, ये चीज़ थोड़ा ऑटिज़्म ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा-सा सिंपल तरीके के आपके सामने लाने की। तो मैं अगले वीडियो में उम्मीद करूँगा कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू।